इनवाइट करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में पंकज जाजू को, मेटा एडवाइजर्स के। पंकज एक प्रैक्टिशनर भी हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के, एक डील मेकर भी हैं और बहुत लंबे अरसे से कैपिटल मार्केट के हर सेक्शन को ऑब्जर्व करते आए हैं और बाजार के काफ़ी साइकिल्स देखे उन्होंने, इकोनॉमी के साइकिल्स, मार्केट साइकिल्स। पंकज, ईटी नाउ स्वदेश में बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। मैं एकदम नियर टर्म मूव्स की बात नहीं करूंगा आपसे बाजार की, लेकिन आपके रिच एक्सपीरियंस से ये ज़रूर बताएं, क्योंकि आप भी अपने सर्कल में जो वो इकोसिस्टम है मार्केट का, प्रमोटर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, क्या फीडबैक आ रहा है आपको? क्या बाजार इस समय अट्रैक्टिव फेज में आना शुरू हो गया? क्या वर्स्ट प्राइसिंग है? क्या पीक ऑफ पेसिमिज्म है या अभी नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मार्केट में तेजी मंदी तो आती है, ये मार्केट का नियम है और हमेशा सबसे सही समय किसी भी निवेशक के लिए निवेश करने का वो होता है जब मार्केट में मंदी हो, जब लोग तेजी से निकलकर सोचने लगते हैं कि हम शेयर रखें कि बेचें, और हम उस दौर से निकल रहे हैं। कई सारी कंपनियां अट्रैक्टिव लगने लग गई हैं, कई सारे सेक्टर्स अट्रैक्टिव लगने लग गए हैं, लेकिन ये उन निवेशकों के लिए जो कि 2 3 5 साल का होराइजन रखते हैं। ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो सकती है, वो एटलीस्ट मेरे लिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तेल के दाम ऊपर है, इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज कंटिन्यू हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफी पॉजिटिव है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, क्योंकि आप इतने सारे बिजनेसेस के साथ भी काम करते हैं, क्या उतनी नेगेटिविटी है क्या वाकई इकोनॉमी में? क्योंकि 7.25% पे भी अगर हम ग्रो करते हैं, जो वर्स्ट केस एस्टिमेट है इंडिया ग्रोथ का, तो भी हम दर्जनों ऐसे बड़े मार्केट से बेटर हैं ग्रोथ के हिसाब से, रिकॉर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट हो रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। जमीन पे क्या हाल है बिजनेस का? सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों, अगर मैं कहना चाहूँ कि एक तरफ सारी बैंक्स जो है उनकी बैलेंस शीट रिपेयर हो चुकी हैं, क्रेडिट साइकिल वापस से शुरू हो रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं वो अभी अपनी कैपेसिटी जो भी है, कई लोगों ने कैपेसिटी पास्ट में ऐड नहीं की थी, कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियां पॉजिटिव है मार्केट, जो उनकी उनकी जो मार्केट है उसको लेकर। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी डेफिनेटली अनरोल हो रहा है, बड़ी कंपनियों को भी उसका फायदा दिख रहा है अक्रॉस सेक्टर्स। लेकिन अगर आप एंड जो निवेशक हैं, अगर अपने आसपास के व्यापारियों से बात करें जो कि कोई भी प्रोडक्ट निर्यात करते थे, चाहे छोटे व्यापारी हों, उनको भी अब ऑर्डर्स और उनको भी इंक्वायरियां ज्यादा आने लग गई हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ तो रहेगा ही। तो 7 साढ़े 7% जो आप कह रहे हैं कि अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें तो ये डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। हाँ, इस समय इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि दाम इतने बढ़े हैं और कुछ इस कारण से हुए कि ग्लोबली सप्लाई शॉक्स रहे हैं, तो दाम बढ़ने के कारण डेफिनेटली कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, स्पेशली रूरल एरियाज में। एंड आगे मॉनसून किस तरह का रहेगा, फसल कैसी रहेगी, उस पर आगे और डिपेंड करेगा। लेकिन अर्बन सेंटर्स में अभी भी बहुत कोई स्लो डाउन हुआ ऐसा दिखता नहीं है। पंकज, एक चीज़ जो है जो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कोविड अक्रॉस द वर्ल्ड नोटिस हो रहा था ना, तो ऐसे एक और चीज़ नोटिस हो रही है, वो है इन्फ्लेशन। और खासकर कॉर्पोरेट इन्फ्लेशन में तो आपको पता है कि उनका जो कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाता है, उससे उनके मार्जिन में प्रॉब्लम आएगी, या तो पास ऑन करेंगे तो और दिक्कत बढ़ती है। आप जरा मेरे को बता पाएंगे इन्फ्लेशन वाले फैक्टर से हमको क्वार्टर्स में कैसे चेक करें? 1 क्वार्टर लगेगा, 2 क्वार्टर देखने में लगेगा इन्फ्लेशन का प्रेशर जो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट में आएगा, या फिर इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है? I wish I could answer that clearly. रियलिटी ये है कि इन्फ्लेशन ऑयल ड्रिवन भी है, सप्लाई शॉक ड्रिवन भी है। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, घटते हैं, यूक्रेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं कब सॉल्व होते हैं, सप्लाई प्रेशर्स कैसे ईज आउट होते हैं, ये सारी चीजें इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करेगा। एक डेफिनेटली है कि अगर करेंसी डिबेस होती है या फिर इन्फ्लेशन रहता है तो हार्ड एसेट्स की वैल्यूज बढ़ती हैं, और अगर हार्ड एसेट्स और कमोडिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो जो लोग हार्ड एसेट्स या कमोडिटीज में डील करते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कंपनी टू कंपनी है, लेकिन कोविड के टाइम पे ज्यादातर कंपनियों ने अपनी बेल्ट टाइट की और खुद के ऑपरेशंस को काफी एफिशिएंट बनाया है, तो उसका फायदा कंपनियों को मिलता रहेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर डेफिनेटली थोड़ा पेन रहेगा, मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में विद ऑल दी फैक्टर्स वी स्पोक, आई थिंक थिंग्स विल बी ऑलराइट।
पंकज, तो क्या ऐसे में आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को रेकमेंड कर रहे हैं? इस स्पेस पर हम देख भी रहे हैं कि क्योंकि प्राइसिंग पावर जिन स्पेसेस के पास होगी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, उनके पास उन पर फोकस भी मार्केट का होगा। क्या यहाँ इस स्पेस पे आपको कोई इंटरेस्टिंग थीम या स्टॉक समझ आता है? कोई भी निवेशक है उसको बॉटम्स अप इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड स्पेशली जो सेक्टर को वो समझता है। जनरली हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कोई टिप लूं और टिप के बेसिस पे शेयर खरीद लूं, पैसा बना लूंगा, लेकिन जब शेयर का भाव रिवर्स होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि रखूं कि बेचूं। तो कोई अगर व्यक्ति व्यापारी है और जो कपड़े से डील करता है तो उसके लिए टेक्सटाइल सेक्टर समझना इजी है, वो उसको खरीदे या बेचे, या आइडियली म्यूचुअल फंड के थ्रू करे। तो मैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं। आप बैंक्स को लीजिए, आज सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2-2.5 टाइम बुक पर अवेलेबल हैं। हिस्टोरिकली कभी ये वैल्यूएशंस थी नहीं। तो अगर मार्केट टर्न करेगा तो बैंकिंग सेक्टर विल टर्न। एफआईएस ने करीब 2 लाख करोड़ का बेचान किया है इस करंट कैलेंडर ईयर में। अब उसमें उनके पास, जैसा पहले संजीव जी भी कह रहे थे कि ओवर ओन्ड जो सेक्टर्स हैं उनमें पिटाई ज्यादा हुई है। तो जब भी मार्केट टर्न करेगा, ओवर ओन्ड सेक्टर्स पॉसिबली विल बी द फर्स्ट टू बाउंस बैक। एंड पर्सनली आई थिंक दैट देयर इज लॉट ऑफ वैल्यू जो छोटी कंपनियां हैं, हिडन कंपनियां, क्योंकि उधर भी काफी पिटाई हुई है। तो जो इन्वेस्टर उनको समझता है वो खरीद सकता है, या फिर जो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली इस समय उनको अपने SIPs वगैरह बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि मंदी के मार्केट में ही SIPs में उनको बेनिफिट मिलता है। पंकज, हिस्टोरिकली आपने रिटेल स्पेस को, चाहे वो ब्रिक एंड मोटर रिटेल हो या ऑनलाइन रिटेल हो, उसको बहुत क्लोजली एनालाइज किया। अभी आप कैसे देखते हैं उस स्पेस को, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी बता रही है कि रिलायंस अपने कॉस्मेटिक रिटेल को बूस्टअप करने के लिए शायद रेवलॉन को भी लेना चाहता है। यहाँ नायका भी ओमनी चैनल में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आप ये पूरा रिटेल बिजनेस को कैसे देते हैं, स्पेशली ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शंस अवेलेबल है अभी? मेरा मानना है कि कंज्यूमर जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जाएगा, और जो ऑफलाइन के वैल्यूएशंस की पिटाई हुई थी ये सोच के कि ऑनलाइन ऑफलाइन को खा जाएगा, वो रियल नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन प्लेयर्स भी ओमनी में आ रहे हैं, वो ऑनलाइन प्लेयर्स भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो रिटेल सेक्टर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें कंसोलिडेशन भी हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम पे कई कंपनियां, ग्रुप्स टिक नहीं पाई, पर अगर हमारा GDP 7.5% ग्रो करता है, उस पर हम इन्फ्लेशन गिन लें और कंज्यूमर की डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगी, क्योंकि हम जैसे जैसे समृद्ध होंगे हमारा खर्चा और चीजों में जाएगा, एंटरटेनमेंट। ऑलराइट, उनको हम अभी वापस चाहते हैं। ओके, वी गॉट हिम। जाते जाते पंकज बताते जाएं, इस समय आपको कौन से थीम्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं? बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, अर्निंग्स एक तरफ, और जो वैल्यूएशन बाजार दे रहा है कंपेयर टू उसके एक तरफ। So China plus one is an interesting theme to play. Banking sector looks very interesting. Tech looks interesting. Of course, थोड़ा sentimental issue हो सकता है with US recession. And consumer तो is going to be evergreen. These look very interesting to me. राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आज हमें अपना समय देने के लिए और ये सारे मैटर्स पर अपना व्यू हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए। तो मेटा कैपिटल एडवाइजर्स के पंकज झा जो आज हमसे बात कर रहे थे।